गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने कल देखा था कि लोकतंत्र, उसका अर्थ और उसके प्रकार देखे थे। लोकतंत्र के हमने 4 रूप पढ़े थे: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। आज हम उन चारों रूपों में से पहला रूप राजनीतिक लोकतंत्र पढ़ेंगे। राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में या व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र का अन्य नाम उदारवादी उदारवादी लोकतंत्र भी है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई, अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में होने के कारण इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। और मार्क्सवादियों ने इसे क्या कहा है? पूंजीवादी लोकतंत्र कहा है। तो इसके जो अन्य नाम हैं वह भी हम ध्यान रखेंगे। मार्क्सवादियों के अनुसार यह पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहलाता है। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूपों का उल्लेख किया है। उदारवादी जो विचारक हुए हैं उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूप बताए हैं। पहला रूप राज्य के एक प्रकार के रूप में और दूसरा शासन के एक प्रकार के रूप में। जो उदारवादी हैं इन्होंने 2 रूप बताए हैं। पहला राज्य के प्रकार के रूप में, राज्य के प्रकार के रूप में, और दूसरा इन्होंने बताया है शासन के प्रकार के रूप में। प्रकार के रूप में तो उदारवादियों ने 2 रूप बताए हैं। एक बताया है राज्य के प्रकार के रूप में और शासन के प्रकार के रूप में। जो राज्य के प्रकार के रूप में बताया है उसे लोकतांत्रिक राज्य कहते हैं, और जो शासन के प्रकार के रूप में बताया है उसे लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। राज्य के प्रकार के रूप में को हम कहेंगे लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य और शासन के प्रकार के रूप में बताया है उसे हम कहेंगे लोकतांत्रिक शासन। यह सीधा सा है। अगर क्वेश्चन आए कि राज्य के प्रकार के रूप में कौन सा है तो लोकतांत्रिक राज्य, और शासन के प्रकार के रूप में है तो लोकतांत्रिक शासन। अब लोकतांत्रिक राज्य क्या है? राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य से है। डेमोक्रेटिक स्टेट। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभु सत्ता का निवास जनता में होता है, और इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण तथा उसको पदच्युत या पदच्युत मतलब यहाँ हटाने से पदच्युत करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। राज्य के प्रकार के रूप में इसका अर्थ है कि संपूर्ण प्रभु सत्ता किसके पास होती है? जनता में निहित होती है। जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार का निर्माण कर सकती है। सरकार का निर्माण, इसके अलावा उसका नियंत्रण कि वो कैसे कार्य करे, और उसको हटा दे सकती है। सरकार को हटाने का भी यह सभी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? जनता में निहित होती हैं। संपूर्ण प्रभुसत्ता जनता के हाथ में होती है। किसमें? लोकतांत्रिक राज्य में। इसके विपरीत दूसरा प्रकार है लोकतांत्रिक शासन। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही एक विकसित व व्यवहारिक रूप है। तो लोकतांत्रिक राज्य है वह लोकतांत्रिक राज्य का व्यवहारिक रूप है। यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती हैं। ये दोनों मानती हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना
चाहिए। जो लोकतांत्रिक राज्य है उसका व्यवहारिक पक्ष ही क्या है? लोकतांत्रिक शासन है। इसको लोकतांत्रिक राज्य को व्यवहारिक रूप देने के लिए लोकतांत्रिक शासन की आवश्यकता पड़ती है। अब देख लेते हैं राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद हैं। लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद भी हैं। पहला है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है कि शासन प्रक्रिया में जनता अपना जो प्रतिनिधि चुनती है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जो मुखिया होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि के रूप में अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है और वो प्रतिनिधि अपना मुखिया चुनते हैं। वही अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र है। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। इसमें एक होता है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक। संसदीय लोकतंत्र जैसे हमारे भारत में जो प्रणाली चालू है वह संसदीय लोकतंत्र है और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जो अमेरिका में जो शासन प्रणाली काम में ली जाती है वह अध्यक्षात्मक है। इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सीधे संसद में जाते हैं और संसद में बहुमत दल का जो नेता होता है, बहुमत प्राप्त जो नेता होता है उसे ही संसद का नेता चुन लिया जाता है। और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र यह भी प्रतिनिधि लोकतंत्र का ही एक प्रकार है, मगर इसमें जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो अपना एक अध्यक्ष चुन लेते हैं और वही अध्यक्ष वहाँ का सर्वे सर्वा होता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति और यहाँ जैसे प्रधानमंत्री चुनते हैं बहुमत दल का नेता, वह संसदीय लोकतंत्र होता है। अब आगे लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन दोनों किसके भेद हैं? राजनीतिक लोकतंत्र के। तो अब हम राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं देख लेते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं। राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं क्या क्या हैं? पहली मान्यता, राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। पहली मान्यता है उदारवादी संविधानवाद में विश्वास। उदारवादी संविधानवाद में विश्वास। दूसरी मान्यता है यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है। संपूर्ण प्रभुसत्ता का निवास अभी अभी हमने देखा था किसमें मानता है? जनता में। तीसरी है राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और उसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। सैद्धांतिक पक्ष किसे मानना था? लोकतांत्रिक राज्य को। और
व्यवहारिक पक्ष हमने माना था लोकतांत्रिक शासन को, लोकतांत्रिक शासन। ऐसे देख लीजिए, राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष किस में है? लोकतांत्रिक राज्य में, और व्यवहारिक पक्ष है लोकतांत्रिक शासन में। अब चौथा है, चौथी मान्यता है, जनता सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है और उसे हटा सकती है। जनता सरकार को क्या क्या कर सकती है? चुनती है, नियंत्रित करती है और हटा भी सकती है। यह लोकतांत्रिक, यह राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं हैं। और अंतिम मान्यता देख लेते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। राजनीतिक लोकतंत्र साध्य नहीं है बल्कि साधन है। साध्य नहीं है बल्कि साधन है, हमें यह भी ध्यान में रखना होता है। तो हमने राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं देख ली है। पहला क्या है कि यह उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। दूसरी, संपूर्ण प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। इसके दो पक्ष हैं, एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य में है, व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन में है। जनता सरकार को चुनती है, नियंत्रित करती है और हटा सकती है। और राजनीतिक लोकतंत्र एक साध्य है, साध्य नहीं है, साधन है। तो इस प्रकार हमने आज राजनीतिक लोकतंत्र पूर्ण कर लिया है। कल हम सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र दोनों का अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको आज भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें सुधार करके आगे एक वीडियो और बना दूंगा। जो भी आपको ठीक नहीं लगेगा उसको अच्छे से तैयार करके फिर से मैं आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।